गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम आईसीए का चैप्टर 8 रिलेशंस विद एक्सटर्नल एजेंसीज के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले थोड़ा सा ब्रीफ में डिस्कशन कर लेते हैं कि ये रिलेशन विद एक्सटर्नल एजेंसीज क्या होता है। देखिए सर, सेल जो है एक बहुत बड़ी कंपनी है, लेकिन फिर भी ये बहुत सारे आउटसाइड ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करती है। सेल वर्क विद many outside organizations to help it run smoothly and grow. Those outside organizations are called external agencies. ठीक है सर। फिर चाहे एक्सटर्नल एजेंसीज अपना गवर्नमेंट बॉडीज़ हो गया, लाइक मिनिस्ट्री ऑफ स्टील, एनवायरमेंटल बोर्ड्स और टैक्स डिपार्टमेंट, या फिर बैंक्स हो गए। बैंक से एक्सटर्नल एजेंसीज की क्या ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि बैंक्स प्रोवाइड्स लोन, मैनेज मनी। ठीक है। उसके बाद सप्लायर्स और कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं, जिनसे हम रॉ मटेरियल खरीदते हैं, इक्विपमेंट लेते हैं, ट्रांसपोर्ट एंड अदर सर्विसेज। फिर रिसर्च इंस्टीट्यूट्स एंड यूनिवर्सिटीज़ हो गए, जहाँ से सेल वर्कफोर्स भी हायर करती है, और वो सेल को अपनी टेक्नोलॉजी इम्प्रूव करने के लिए रिसर्च वगैरह भी करते हैं। फिर हो गया और भी एक्सटर्नल एजेंसीज में आएगा हमारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट एजेंसीज, जो कि सेल के जो प्रोडक्ट्स हैं उसको एक्सपोर्ट करते हैं, और या फिर इंपोर्ट के लिए जो मशीनरीज हम लोग यूज़ करते हैं वो इंपोर्ट किया जाता है। उसके बाद और में क्या आएगा, रेगुलेटरी एजेंसीज, जैसे कि जो चेक करते हैं कि सेल जो है वो सेफ्टी, लेबर, एनवायरमेंटल लॉज जो है वो प्रॉपरली फॉलो कर रहे हैं कि नहीं। तो इस टाइप के बहुत सारे एक्सटर्नल एजेंसीज हैं जिसके साथ सेल काम करती है। तो इन सब के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, पहली स्लाइड पे चलते हैं। तो इन सब के पहले थोड़ा सा आप इंट्रोडक्शन देख लें, सेल का इंट्रोडक्शन। तो सबसे पहले यहाँ पर बोला गया है कि सेल ऑक्युपाइज अ प्री एमिनेंट पोजिशन इन इंडियन आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। सेल जो है वो भारतीय लौह एंड इस्पात उद्योग में एक प्रमुख स्थान रखता है। देखिए यहाँ जो ये वर्ड है ना, प्री एमिनेंट, ये थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट वर्ड है। यहाँ पर ध्यान रखिए कि यहाँ पर हमने लीडिंग नहीं यूज़ किया है, टॉप टॉप भी यूज़ नहीं किया है, यहाँ हमने प्री एमिनेंट यूज़ किया है। इसलिए क्योंकि जो प्री एमिनेंट वर्ड है इसका महत्व लीडिंग और टॉप से थोड़ा ज़्यादा है। प्री एमिनेंट का मतलब होता है कि किसी क्षेत्र में वेल रिस्पेक्टेड, वेल रिकॉग्नाइज्ड लीडर, टॉप, मतलब लीडिंग और टॉप इसके अंदर आ जाता है। ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं बोलूँ, तो जैसे देखिए, अगर एक क्लास के बारे में बात करें तो क्लास में लीडिंग पोजीशन पे कौन है। तो लीडिंग पोजीशन पे अगर बोलते हैं तो देखिए, टॉप 3 स्टूडेंट ऑफ क्लास को हम बोल सकते हैं कि लीडिंग पोजीशन पे है। ठीक है। टॉप पोजीशन पे किसको बोलेंगे, जो रैंक 1 है। ठीक है। लेकिन प्री एमिनेंट पोजीशन पे कौन है, वो एक ऐसा स्टूडेंट होगा जो ना सिर्फ रैंक 1 हो, बट मोस्ट रिस्पेक्टेड हो, मोस्ट टैलेंटेड हो, और मोस्ट एडमायर्ड बाय द टीचर्स हो। ठीक है सर। मतलब प्री एमिनेंट में सब कुछ आ जाता है कि वो सबसे ऊपर में है, सबसे वेल रिस्पेक्टेड है। ओके। तो इसलिए हमने यहाँ पर प्री एमिनेंट का वर्ड यूज़ किया है। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ये आपके एमसीक्यूज़ में आ सकता है। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं, सॉरी नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। सेल प्रोड्यूस हंड्रेड्स ऑफ आइटम्स ऑफ प्लेन कार्बन स्टील एट इट्स इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट। सेल जो है अपने एकत्रित इस्पात संयंत्रों में सादे कार्बन और माइल्ड कार्बन स्टील की सैकड़ों वस्तुओं का उत्पादन करती है। अब यहाँ पर पहला पॉइंट आएगा सर कि ये इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट क्या है, सिर्फ स्टील प्लांट क्यों नहीं लिखा हुआ है। तो देखिए, सेल जो है वो इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट कहा जाता है, क्योंकि सेल एक ऐसा प्लांट है जहाँ पर शुरू से लेके स्टील प्रोडक्शन की शुरू से लेके आखिरी तक का काम एक ही जगह हो जाता है। ठीक है। अदर टाइप ऑफ स्टील प्लांट्स में बोलते हैं जैसे मिनी स्टील प्लांट, और क्या बोलते हैं, मिड स्टील प्लांट बोलते हैं, सॉरी, हाँ, मिनी स्टील प्लांट और स्टैंड अलोन स्टील प्लांट। ये सब प्लांट में सारा काम नहीं हो पाता है। जैसे किसी प्लांट में कहीं पर ब्लास्ट फर्नेस नहीं हुआ, कहीं पर री रोलर नहीं हुआ, ठीक है, कहीं पर रॉ मटेरियल प्रोसेसिंग नहीं होता है। तो लेकिन इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट ऐसा स्टील प्लांट होता है जहाँ पर शुरू से लेके आखिरी तक का काम पूरे एक ही जगह में हो जाता है। मतलब रॉ मटेरियल प्रोसेसिंग से लेके फिनिश प्रोडक्ट और पैकेजिंग तक का काम पूरा इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट पे हो जाता है। इसलिए सेल को हम
एक इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर एक दूसरा पॉइंट है कि ये प्लेन कार्बन स्टील क्या है, यहाँ पर नॉर्मल स्टील या फिर सिर्फ स्टील क्यों नहीं लिखा हुआ है। तो देखिए, प्लेन कार्बन स्टील और नॉर्मल स्टील में कुछ फ़र्क होता है। शॉर्ट में बोले तो हम सारे प्लेन कार्बन स्टील को नॉर्मल स्टील कह सकते हैं, लेकिन सारे नॉर्मल स्टील को प्लेन कार्बन स्टील नहीं कह सकते। इसका मतलब ऐसा है सर, देखिए कि जो नॉर्मल स्टील होता है ना, वो एक बहुत ही जेनरिक कीवर्ड है। इसमें बहुत टाइप के स्टील आ सकते हैं, जैसे कि प्लेन कार्बन स्टील, एलॉय स्टील, स्टेनलेस स्टील एंड एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है, तो प्लेन कार्बन स्टील वो एक ऐसा स्टील है जो मेनली जिसमें अलॉय होता है अपना कार्बन। ठीक है, इसके बारे में नेक्स्ट पॉइंट क्या है। ओके, प्लेन कार्बन स्टील हैज़ अ वेरी लो कार्बन कंटेंट, 0.05 से 2%। एक्चुअली ये बहुत बड़ा रेंज है, 0.05 से 2%। बट एक्चुअली में जब हम प्लेन कार्बन स्टील की बात कर रहे होते हैं तो हम बेसिकली लो कार्बन स्टील की बात कर रहे होते हैं, जिसमें जो कार्बन परसेंट है वो खाली 0.05 से 0.25% होता है। उसके बारे में आगे मैं बताता हूँ। वैसे ये आउटसाइड ऑफ कोर्स है, कोर्स में मतलब मैनुअल में इसके बारे में नहीं बताया गया है, फिर भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। अगर हम कार्बन स्टील को अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड करें तो ये डिवाइड हो सकता है लो कार्बन स्टील, मीडियम कार्बन स्टील और हाई कार्बन स्टील। तीनों में अलग अलग कार्बन वेरिएंट्स होते हैं। जैसे कि लो कार्बन स्टील में अप टू 0.25% तक कार्बन होता है, मीडियम कार्बन स्टील में 0.25 से 0.60% तक कार्बन हो सकता है, हाई कार्बन स्टील में 0.60 से 1% तक, और 1% से 2% बहुत ही कम चीज़ों में यूज़ होता है, क्योंकि वो स्टील बहुत ही ज़्यादा ब्रिटल होता है, मतलब इजीली टूट सकता है प्रेशर से। ठीक है, तो अलग अलग टाइप के कार्बन स्टील होते हैं, लेकिन जब हम यहाँ पर जो बात कर रहे हैं प्लेन कार्बन स्टील, यहाँ पर यूजुअली लो कार्बन स्टील की बात होती है। लो कार्बन स्टील एक ऐसा स्टील है जो विच इज़ द मोस्ट एंड कॉमनली यूज टाइप ऑफ स्टील, मोस्ट बेसिक एंड कॉमनली यूज टाइप ऑफ स्टील। हिंदी में सादा कार्बन, बहुत कम कार्बन सामग्री, 0.05 से 2% तक, सबसे साधारण और सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला स्टील का प्रकार। ठीक है, ये जो स्टील है ये इसमें बहुत लो कार्बन होता है, सस्ता भी होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, और आजकल की कंस्ट्रक्शन एंड इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला ये स्टील है। और एक बात और, इसमें जो एलॉइंग एलिमेंट्स होते हैं जैसे कि क्रोमियम, निकल, ये बहुत कम या फिर ना के बराबर होता है। नॉर्मल स्टील में हो सकता है, क्योंकि नॉर्मल स्टील जैसे मैंने बोला कि एक बहुत ही जेनरिक टर्म है, इसमें बहुत सारे टाइप के सब कैटेगरी ऑफ स्टील आ जाते हैं। तो होपफुली मैं आपको समझा पाया कि यहाँ पर प्लेन कार्बन स्टील क्यों बोला गया है। इन शॉर्ट, प्लेन कार्बन स्टील में अलॉइंग जो एलिमेंट्स होते हैं लाइक निकल, क्रोमियम, मोलिब्डेनम एक्सेट्रा, ये बहुत कम होते हैं, ना के बराबर होते हैं, और इसमें कार्बन परसेंटेज 0.25 से 2% लिखा हुआ है, लेकिन एक्चुअली जो यूज़ होता है वो 0.05 से 0.25 तक ही यूज़ होता है यूजुअली। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है सेल मार्केट थ्रू आउट द कंट्री लार्जली थ्रू अ नेटवर्क ऑफ स्टॉक यार्ड्स। अब देखिए, स्टॉक यार्ड क्या होता है। स्टॉक यार्ड का मतलब समझें इस तरीके से कि स्टॉक यार्ड एक गोडाउन हुआ, एक डिलीवरी सेंटर हुआ, या फिर एक वेयर हाउस हुआ। ठीक है, तो सेल से जब कोई सामान खरीदता है तो सेल की जो स्टील प्लांट है, अब सेल वहाँ से सामान तो भेज नहीं सकता, बहुत ज़्यादा मतलब टाइम लगेगा, राइट। तो सेल क्या करता है, जब वो अपने स्टील प्रोडक्ट्स बनाता रहता है तो बनाने के बाद वो अलग अलग जो रीजन है उसके स्टॉक यार्ड्स हैं उसमें वो चीज़ों को भेज देता है, पहले से ही डंप कर देता है। अब सेल को जिनको भी सेल से स्टील खरीदना होता है या जो भी सामान खरीदना होता है, क्योंकि सेल बहुत सारे टाइप के प्रोडक्ट्स बेचता है, उसके बारे में आगे पढ़ेंगे। तो जब किसी को सेल से कुछ खरीदना होता है तो वो बेसिकली जो डिलीवरी सेंटर्स या फिर स्टॉक यार्ड्स हैं वहाँ से सामान उठाता है। ठीक है, तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नेटवर्क ऑफ स्टॉक यार्ड, इसको थोड़ा ध्यान में रखिए। जैसे कि एग्जांपल मैं फिर से एक दे लेता हूँ कि अगर चेन्नई की किसी कंपनी को स्टील लेना है तो वो भिलाई स्टील प्लांट से तो जाके नहीं मांगेगा। ठीक है, वो क्या करेगा, चेन्नई स्टॉक यार्ड जो है सेल का,
वहाँ पर जो भी इन्वेंट्री है स्टील की वहाँ से वो लेगा। ठीक है, ये फास्टर भी होगा, चीपर भी होगा और मोर एफिशिएंट भी होगा। इसलिए सेल अपने सारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो अपने स्टॉक यार्ड्स में रखता है और वहीं से डिलीवरी करता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, सेल प्रोड्यूस अ लार्ज वेराइटी ऑफ बायो प्रोडक्ट्स एंड कोल केमिकल्स। सेल कई प्रकार के उप उत्पाद और कोयला रसायन बनाता है। शायद आप सबको पता होगा कि जब स्टील बनता है तो उसमें बहुत सारे बायो प्रोडक्ट्स भी निकलते हैं, कोल केमिकल्स भी निकलते हैं। सेल उनको भी बेचता है जो एक्सेस होता है। ठीक है, जैसे कि बायो प्रोडक्ट्स में बोला जाए तो स्टील मेकिंग प्रोसेस के समय स्लैग निकलता है, राइट, जो कि सीमेंट और रोड कंस्ट्रक्शन में काफ़ी काम आता है, इसलिए सेल उसको भी बेचता है। फिर जब अपने फर्नेस ब्लास्ट फर्नेस में जो फर्नेस गैसेस होती हैं उसके समय फाइन पार्टिकल्स या फिर फ्लाई ऐश जिसको बोलते हैं वो भी निकलता है। वो भी सीमेंट और ब्रिक्स में बहुत यूज़ होता है, इसलिए सेल उनको भी बेचता है। फिर अपना टार होता है, वो भी एक बाय प्रोडक्ट है जो कि वाटर प्रूफिंग कोटिंग में यूज़ होता है, रोड सरफेसिंग में यूज़ होता है। तो इस टाइप के बहुत सारे और भी बाय प्रोडक्ट्स हैं जिनको सेल बेचता है। कोल केमिकल्स हो गया जैसे बेंजोल। ठीक है, बेंजोल डाई बनाने में यूज़ होता है, प्लास्टिक बनाने में यूज़ होता है। फिर और क्या होता है कोल केमिकल, और होता है अमोनियम सल्फेट भी निकलता है जो कि फर्टिलाइज़र में बहुत यूज़ होता है। तो इस तरीके से और भी काफ़ी सारे कोल केमिकल्स हैं जो सेल बेचता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, सेल ऑल्सो सप्लाइज अलॉय स्टील एंड स्टेनलेस स्टील। जैसे कि हमने ऊपर डिस्कस किया, सेल बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाता है जिसमें मेजॉरिटी ऑफ प्लेन कार्बन स्टील होता है, लेकिन साथ में बहुत टाइप के अलॉय स्टील और स्टेनलेस स्टील भी बनाता है। जैसे कि अलॉय स्टील में, वैसे तो ये इस चैप्टर में नहीं है, फिर भी जो मुझे याद है वो मैं थोड़ा बताता हूँ। जैसे अलॉय स्टील में आता है आपका एक होता है SAE4140 क्रोमियम मोलिबेडियम स्टील, जो कि ऑटोमेटिव पार्ट्स, शाफ्ट्स, गियर्स में यूज़ होता है। फिर एक दूसरा टाइप का अलॉय स्टील होता है EN24, जिसको बोलते हैं निकल क्रोमियम मोलिबेडियम अलॉय। ये एयरक्राफ्ट में यूज़ होता है, हैवी ड्यूटी शाफ्ट्स में यूज़ होता है। ठीक है, उसके बाद एक होता है बोरेटेड स्टील जो कि एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स में यूज़ होता है। फिर स्टेनलेस स्टील का भी कुछ काफ़ी सारे ग्रेड्स होते हैं। जैसे कि एक ग्रेड होता है SS304, ये मोस्ट कॉमनली यूज्ड ग्रेड है। ये बेसिकली किचन इक्विपमेंट्स, यूटेंसिल्स, टैंक्स, फूड प्रोसेसिंग के जो इक्विपमेंट्स होते हैं उसमें यूज़ होता है। फिर एक और होता है SS316, इसमें मोलिबेडियम होता है। ये थोड़ा और ज़्यादा कोरोजन रेजिस्टेंट होता है। ठीक है, ये मेनली मेडिकल इक्विपमेंट्स में यूज़ होता है जहाँ तक मुझे पता है। फिर होता है SS410 ग्रेड। ठीक है, ये बेसिकली कटलरी, वॉल्व्स, ये सब में यूज़ होता है। तो इस टाइप के और भी बहुत सारे ग्रेड्स हैं, मुझे उतना अभी याद नहीं है। खैर ये इस मैनुअल में है भी नहीं, मतलब इस चैप्टर में है भी नहीं, ये बस थोड़ी जानकारी अगर आपको जानना हो तो उसके लिए, अदरवाइज इग्नोर कर सकते हैं। तो ये हुआ हमारा फर्स्ट स्लाइड। अब हम क्या करेंगे, इस स्लाइड में जो जो हमने इम्पोर्टेंट पढ़ा उसके बेस पे हमने कुछ 4 MCQ क्वेश्चंस बनाए हैं। वो अभी नेक्स्ट स्लाइड में आपको MCQ क्वेश्चन दिखाऊंगा, और आप क्वेश्चन जब आ जाएगा स्क्रीन पे तो उसके बाद आप पॉज करिए स्क्रीन को और ट्राई करिए कि वो क्वेश्चन का आंसर कर पाएँ। ठीक है, उसके बाद मैं वीडियो अनपॉज करूँगा और हम आंसर डिस्कस करेंगे। वैसे तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, और इस स्लाइड में अगर मुझसे कुछ कमी हुई हो या फिर कुछ मैंने गलत बोल दिया हो तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं, क्योंकि मैं भी सीख रहा हूँ। मुझे भी ऐसा नहीं है कि मैं कोई बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ, मैं भी सीख के ही पढ़ा रहा हूँ। तो अगर मैंने मुझसे कुछ गलती हुई होगी तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं जिसमें MCQ क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, अब मैं 4 MCQ क्वेश्चन यहाँ दिखा रहा हूँ, उसके बाद वीडियो पॉज करूँगा, मतलब आप लोग वीडियो पॉज करिए, सॉरी। ये 4 क्वेश्चन आ गए। अब आप लोग वीडियो पॉज कर सकते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करिए। होपफुली आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया होगा। चलिए आंसर देखते हैं। अब पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज सेल्स पोजीशन इन द इंडियन आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। सेल का भारतीय लौह और इस्पात उद्योग में क्या स्थान है। जैसे कि हमने पिछले स्लाइड में डिस्कस किया था
कि प्री एमिनेंट पोजीशन है। अगर यहाँ पर लीडिंग, अगर दूसरे ऑप्शन में लीडिंग, टॉप और प्री एमिनेंट होता तो हम प्री एमिनेंट सेलेक्ट करते हैं, लेकिन अगर प्री एमिनेंट नहीं होता, यहाँ पर लीडिंग होता या टॉप होता, तो हम उसको ही सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, देखिए सर, ये जो ऑप्शंस हैं यहाँ पर, ये बहुत सिली सिली ऑप्शंस है। मतलब ये क्वेश्चन इसलिए नहीं बनाया गया है कि आपको कंफ्यूज किया जाए, ये क्वेश्चन इसलिए बनाया गया है कि आप पिछले स्लाइड में जो आपने पढ़ा उसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो थोड़ा आपके दिमाग में बैठ जाए, सो दैट आपको समझ में आए कि ओके, क्वेश्चन एग्जाम में इस टाइप के आ सकते हैं, इस पॉइंट्स पे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। क्योंकि जब तक आप क्वेश्चन नहीं देखेंगे ना, तब तक आपको सिर्फ थ्योरी और लगेगा ही नहीं कि ये पॉइंट इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, तो पहले का आंसर है सी, प्री एमिनेंट पोजिशन। क्वेश्चन 2 देखते हैं। थ्रू व्हाट मीन्स द सेल मार्केट इट्स प्रोडक्ट्स थ्रू आउट द कंट्री। सेल अपने उत्पादों को देश भर में किस माध्यम से बाजार में लाता है? तो ये भी हमने डिस्कस किया था। आंसर होना चाहिए सी, नेटवर्क ऑफ स्टॉक यार्ड्स। ग्रेट। फिर क्वेश्चन 3 देखते हैं। व्हाट एडिशनल मटेरियल्स आर प्रोड्यूस्ड बाय सेल प्लांट्स बिसाइड स्टील। तो हमने देखा था कि स्टील के साथ बाय प्रोडक्ट्स एंड कोल केमिकल्स बनाता है स्टील। आंसर हुआ बी। फिर क्वेश्चन 4 हुआ, व्हाट अदर टाइप ऑफ स्टील डज सेल सप्लाई बिसाइड प्लेन कार्बन स्टील। तो इसके साथ साथ हमारा अलॉय स्टील और स्टेनलेस स्टील भी बस स्टील सप्लाई करता है। तो इसका आंसर हुआ सी। होपफुली आपको समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट है तो कमेंट ज़रूर करिएगा, अगर मैंने कुछ गलत कहा होगा तो कमेंट ज़रूर करिएगा, अपना फीडबैक दीजिए। थैंक यू। इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड पे जाएंगे। नेक्स्ट हमारा सेल के रिलेशन विथ एक्सटर्नल एजेंसीज के इंट्रोडक्शन में आता है। पहला पॉइंट, इन सेल्स ऑपरेशन फ्रॉम कंसेप्शन दैट इज़ द प्लानिंग स्टेज टू कंस्ट्रक्शन, प्रोडक्शन एंड मार्केटिंग ऑफ स्टील प्लांट्स, interaction with many organizations, agencies and individuals is always required। हिंदी में पढ़ें तो सेल के संचालन में एक इस्पात संयंत्र की योजना बनाने, जिसको कंसेप्शन कहा जाता है, से लेकर उसके निर्माण, उत्पादन और विपणन, जो कि मार्केटिंग होती है, तक कई संगठनों, एजेंसियों और व्यक्तियों के साथ संपर्क करना हमेशा आवश्यक होता है। इसका मतलब, जैसे मैंने पहले बताया था आपको चैप्टर शुरू होते समय, कि सेल एक बहुत बड़ी कंपनी है। इसको अपने हर स्टेजेस में, मतलब काम के हर स्टेजेस में किसी ना किसी बाहरी एक्सटर्नल एजेंसीज के साथ संपर्क बनाना पड़ता है, निगोशिएशन करना पड़ता है, तालमेल बना के रखना पड़ता है। तो वही यहाँ पर बताया जा रहा है कि सेल को स्टार्टिंग कंसेप्शन स्टेज, प्लानिंग स्टेज से लेके आखिरी मार्केटिंग स्टेज तक किसी ना किसी ऑर्गेनाइजेशन, एजेंसी या इंडिविजुअल के साथ इंटरेक्शन करना पड़ता है, जो कि हमेशा ज़रूरत पड़ती है, उसके बिना काम नहीं हो सकता। क्योंकि देखिए, सेल एक पब्लिक सेक्टर कंपनी है, पीएसयू कंपनी है, ओन बाय गवर्नमेंट है। तो सेल को बहुत सारे रूल्स और रेगुलेशंस और पॉलिसीज़ फॉलो करनी पड़ती हैं गवर्नमेंट की, प्राइवेट कंपनी से ज़्यादा फॉलो करनी पड़ती है। ठीक है, तो उसके बारे में आगे पढ़ेंगे। तो आई होप ये पॉइंट क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, सेल बीइंग अ पब्लिक सेक्टर कंपनी। ओके, यही पॉइंट जो अभी मैंने पहले कहा। सेल बीइंग अ पब्लिक सेक्टर कंपनी हैज़ हाई ऑब्लिगेशन टूवर्ड इट्स वेरियस स्टेक होल्डर्स। सेल एक सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी होने के नाते विभिन्न हितधारकों, स्टेक होल्डर्स के प्रति उसकी बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं, या फिर जिम्मेदारियां अधिक होती हैं। ठीक है, तो जो भी स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे वो मतलब हितधारकों जिसको हिंदी में बोलते हैं, तो उनके प्रति ऑब्लिगेशन काफ़ी ज़्यादा होती है। उसके बारे में आगे पढ़ते हैं। दीज ऑब्लिगेशंस मोस्टली कम फ्रॉम द गवर्नमेंट पॉलिसीज, रूल्स एंड रेगुलेशन विच आर अपडेटेड फ्रॉम टाइम टू टाइम। ये जिम्मेदारियाँ मुख्य रूप से सरकार की नीतियाँ, नियमों और विनियमों से आती हैं, जिन्हें समय समय पर अपडेट किया जाता है। तो जैसे जैसे ये रूल्स और पॉलिसी सरकार की जो चेंज होती रहेंगी, सेल को उसी हिसाब से मॉडिफिकेशन करना पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इन ऑल द एरिया ऑफ एक्टिविटीज गवर्नमेंट अप्रूवल वर मैंडेटरी कंपल्सरी अंटिल रिसेंटली। सभी कार्य क्षेत्रों में सरकार की अनुमतियां हाल तक अनिवार्य थी। मतलब अभी तक क्या था कि सेल के हर काम में, चाहे वो कुछ भी हो, उसको गवर्नमेंट से अप्रूवल लेना पड़ता था। मतलब गवर्नमेंट ही सब कुछ संभालती थी। ठीक है,
बट रिसेंटली कुछ चेंजेस हुआ है। वो चेंजेस क्या हुआ है कि रिसेंटली द प्राइस ऑफ स्टील वॉज डी कंट्रोल्ड, मीनिंग सेल हैज़ नो लॉन्गर नीड्स सेल नो लॉन्गर नीड्स गवर्नमेंट अप्रूवल टू सेट स्टील प्राइजेस। हाल ही में इस्पात की कीमतों को नियंत्रण मुक्त किया गया है, जिसको डी कंट्रोल बोलते हैं। इसका मतलब है कि अब सेल को इस्पात की कीमत तय करने के लिए सरकार की अनुमति की आवश्यकता नहीं है। मतलब अभी तक क्या था कि इस हर एक प्रोसेस में सेल को गवर्नमेंट से अप्रूवल लेना पड़ता था, बट रिसेंटली जो प्राइस ऑफ स्टील हुआ है उसको डी कंट्रोल कर दिया गया। मतलब सेल के पास छूट है कि सेल अब स्टील का जो प्राइस है उसको अपने हिसाब से मेंटेन सेट कर सकता है। तो होपफुली आपको स्लाइड क्लियर हुआ होगा। अगर मुझसे कुछ गलती हुई होगी या फिर कुछ चूक हुई होगी तो मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। अब नेक्स्ट स्लाइड में है नेक्स्ट स्लाइड में एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं। तो जो पिछले स्लाइड में जो आपने पढ़ा उसके बेस पे 4 क्वेश्चंस हैं, सिंपल होपफुली आपको आ जाना चाहिए। तो मैं क्वेश्चन दिखाऊंगा 1 2 3 4। अब वीडियो पॉज कर लीजिए और ट्राई करिए क्वेश्चन सॉल्व करने का, उसके बाद वीडियो अनपॉज करिएगा। होपफुली आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया हो। चलिए आंसर देखते हैं। तो क्वेश्चन 5 है हमारा सॉरी, at which stage of steel plant operation is interaction with external agencies involved? इस्पात संयंत्र संचालन के किन चरणों में बाहरी एजेंसियों से संपर्क आवश्यकता होती है? तो जैसे कि हमने पिछली स्लाइड में पढ़ा था कि फ्रॉम कंसेप्शंस टू मार्केटिंग, मतलब शुरुआती स्टेज से आखिरी स्टेज तक सारे स्टेजेस में हमें एक्सटर्नल एजेंसीज इन्वॉल्व रहती हैं। तो इसका आंसर होना चाहिए सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट आर द ऑब्लिगेशंस ऑफ सेल टूवर्ड्स एक्सटर्नल एंटिटीज सॉरी वाई आर द ऑब्लिगेशंस ऑफ सेल टूवर्ड्स एक्सटर्नल एंटिटीज आर क्वाइट हाई? सेल की बाहरी संस्थाओं के प्रति जिम्मेदारियां अधिक क्यों होती है? हमने पिछले स्लाइड में पढ़ा था कि ये बिकॉज सेल इज़ अ पब्लिक सेक्टर कंपनी। तो आंसर हुआ बी। क्वेश्चन 7, फ्रॉम वेयर डू द मोस्ट ऑफ द ऑब्लिगेशंस ऑफ द सेल अराइज? सेल की अधिकांश जिम्मेदारियां कहाँ से उत्पन्न होती हैं? क्योंकि गवर्नमेंट पॉलिसीज, रूल्स और रेगुलेशंस के कारण। ये जब जब चेंज होगा, जैसे जैसे चेंज होगा, सेल को उसी हिसाब से मॉडिफिकेशन करना पड़ता है। तो इसका आंसर है सी। क्वेश्चन 8 देखते हैं। विच स्पेसिफिक एस्पेक्ट ऑफ ऑपरेशन वॉज रिसेंटली डी कंट्रोल्ड? हाल ही में संचालन के किस विशिष्ट पहलू को नियंत्रण मुक्त किया गया? प्राइसिंग ऑफ स्टील। आंसर होना चाहिए सी। ओके, तो होपफुली आपको इन क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं हुआ हो। अगर हुआ हो तो मुझे ज़रूर कमेंट में बताइएगा। नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। अब इंट्रोडक्शन में ही एक और पार्ट आता है एमओयू का। ठीक है, अब एमओयू होता क्या है इसके बारे में थोड़ा ब्रीफ में डिस्कशन करें तो देखिए, एमओयू होता है एक रिटन एग्रीमेंट। ठीक है, लेकिन ये रिटन एग्रीमेंट जो होता है वो लॉ बाइंडिंगली नहीं होता, मतलब लीगली बाइंडिंग नहीं होता है। ठीक है, मतलब कानूनी इसमें अनुबंध नहीं होता है, ये एक अंडरस्टैंडिंग होता है मोर और लेस। ठीक है, एमओयू इज़ अ रिटन एग्रीमेंट और अंडरस्टैंडिंग बिटवीन टू पार्टीज वेयर दे एग्री टू वर्क टुगेदर विथ सर्टेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड एक्सपेक्टेशन, बट इट्स नॉट अ लीगल कॉन्ट्रैक्ट। हिंदी में सेल दो पक्षों के बीच में एक लिखित समझौता होता है जिसमें वे कुछ काम साथ मिलकर करने पर सहमत होते हैं। ये कानूनी अनुबंध नहीं होता, लेकिन इसमें जिम्मेदारियां तय होती हैं। ठीक है, तो होपफुली आपको समझ में आया होगा। सेल इज़ नॉट लीगली बाइंडिंग लाइक अ कॉन्ट्रैक्ट, बट इट शोज सीरियस इंटेंट एंड ट्रस्ट। ठीक है, ये कोई कानूनी ये कोई कोर्ट वाला कानूनी अनुबंध नहीं होता, लेकिन फिर भी दोनों पक्ष इसे गंभीरता से लेते हैं। तो जो सेल है, जो एमओयू है, ये किस किस के बीच में है? एमओयू विथ डिपार्टमेंट ऑफ स्टील हैज़ गिवन सेल अ हायर डिग्री ऑफ फंक्शनल ऑटोनॉमी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। हिंदी में इस्पात विभाग के साथ हुए एमओयू ने सेल को अधिक कार्यात्मक स्वायत्तता एंड जिम्मेदारी दी है। तो जो जैसे कि मैंने बोला, सेल एक अंडरस्टैंडिंग है
रिटन एग्रीमेंट है पर लीगली बाइंडिंग नहीं है। तो सेल की डिपार्टमेंट ऑफ स्टील के साथ एक एमओयू है, एक एग्रीमेंट है, जो कि सेल को एक हायर डिग्री ऑफ फंक्शनल ऑटोनॉमी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है। इसका मतलब क्या है? फंक्शनल ऑटोनॉमी का मतलब क्या है और रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या है? देखिए, फंक्शनल ऑटोनॉमी का मतलब एक तरीके से समझिए कि सेल को इस एमओयू के तहत काफ़ी इंडिपेंडेंस मिली है अपने कि सेल किस तरीके से काम करे। फंक्शनल ऑटोनॉमी का मतलब होता है कि सेल को हर छोटी छोटी डिसीजन लेने के लिए दूसरों से या फिर गवर्नमेंट या डिपार्टमेंट स्टील से परमिशन लेने की ज़रूरत ना पड़े। सेल वो अपना खुद डिसीजन ले सकता है। इसको कहते हैं फंक्शनल ऑटोनॉमी, इंडिपेंडेंस टू मेक डिसीजंस। ठीक है। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? जब सेल को ये इंडिपेंडेंस मिली है कि वो छोटे छोटे डिसीजन खुद ले सकता है, पर इसके कारण सेल की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ गई है कि सेल जो भी डिसीजन ले रहा है, सेल को बाद में दिखाना होगी कि ओके हमने ये डिसीजन लिया तो इसका ये इम्पैक्ट हुआ। मतलब ऐसा कुछ इम्पैक्ट ना हो कि एनवायरनमेंट पे ज़्यादा इम्पैक्ट हो रहा है, नहीं तो बाद में प्रॉब्लम होगा। वो प्रॉब्लम क्या होगा आगे डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली इस पॉइंट में ये बताया गया कि डिपार्टमेंट ऑफ स्टील के साथ हुए गए एमओयू के तहत सेल को हायर डिग्री ऑफ फंक्शनल ऑटोनॉमी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली। नेक्स्ट पॉइंट। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इसी का थोड़ा सा मोटिवेशन है कि रिविजन्स इन द डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी फॉर आयरन एंड स्टील हैज़ इंक्रीज द फंक्शनल ऑटोनॉमी। लौह और इस्पात की वितरण नीति में संशोधन से कार्यात्मक स्वायत्तता में वृद्धि हुई है। जो रिविजन्स हुए हैं एमओयू में, उससे जो फंक्शनल ऑटोनॉमी है वो थोड़ी और इंक्रीज हुई है, मतलब थोड़ी और इंडिपेंडेंस मिली है। नेक्स्ट। ओके, और ये जो रिविजन्स हुए हैं ये हमें अपने कस्टमर्स के नज़दीक लाया है। मतलब इट बॉट अस इनटू मोर डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद अवर कस्टमर्स। हमें अपने ग्राहकों के साथ अधिक सीधे संपर्क में लाया गया है। इसके बारे में डिस्कस करेंगे और मेनली इसमें नेक्स्ट में करेंगे। बेसिकली देखिए, सेल पहले कस्टमर्स को जब भी कुछ खरीदना होता, स्टील खरीदना होता, तो पहले गवर्नमेंट बेचती थी, सेल डायरेक्टली नहीं बेचती थी। तो ये एमओयू के कारण अब कस्टमर जो है वो सेल से डायरेक्ट इंटरेक्ट कर सकता है, डायरेक्ट स्टील खरीद सकता है, या दूसरे जो सामान होते हैं जो सेल बेचता है उनको खरीद सकता है। तो जो एमओयू जो है वो हमें सेल को कस्टमर से के नज़दीक लाया है। अब देखिए, मैंने बताया कि जो एमओयू है वो एक लीगली बाइंडिंग डॉक्यूमेंट नहीं है, राइट। तो अगर सेल फॉलो ना करे इसको और अपने मन में जो आया वो करे तो क्या होगा? मैंने बताया कि एमओयू जो है वो फंक्शनल ऑटोनॉमी बढ़ाया है, लेकिन साथ साथ हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ाया है। तो अगर हम जो डिसीजन या फिर जो भी एग्रीमेंट है उसको फॉलो ना करें तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी पे इफ़ेक्ट होगा। मतलब जैसे मान लिए कि एमओयू के जो भी टारगेट्स होते हैं, ठीक है, जैसे प्रोडक्शन हो गया, कितना प्रोडक्शन करना है, कितना प्रॉफिट होना चाहिए एवरी ईयर, अगर वो फॉलो नहीं कर पाता है सेल, तो अगले साल उसको फंडिंग ज़्यादा नहीं मिलेगी। ठीक है। तो सेल जहाँ प्लांट लगाना चाहता है और जहाँ पर जैसे जो भी एक्सपांशन करना चाहता है उसकी परमिशन नहीं मिलेगी। तो ये होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी कि सेल को अगर इंडिपेंडेंस मिला है कि छोटी छोटी डिसीजन वो खुद ले सके, तो उसको अपने उस डिसीजंस के प्रति रिस्पॉन्सिबल भी होना पड़ेगा। तो होपफुली आपको क्लियर हुआ कि एमओयू क्या है। बेसिकली एक फिर से एक शॉर्ट में ये इंपॉर्टेंट है, एमओयू क्या है। देखिए, एमओयू के बारे में इस चैप्टर में डिटेल में हम नहीं पढ़ने जा रहे हैं, लेकिन एमओयू का दूसरे चैप्टर में काफ़ी डिटेल्स में हम पढ़ेंगे, तो इसलिए मैं ब्रीफ में थोड़ा सा बता दे रहा हूँ। एमओयू क्या है? एमओयू एक रिटन एग्रीमेंट है, ठीक है, जो कि एक अंडरस्टैंडिंग मानी जाती है, नॉट अ लीगली बाइंडिंग डॉक्यूमेंट। क्लियर? ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? अब इंट्रोडक्शन में ही आता है डिफरेंट गवर्नमेंट पॉलिसीज़। ये एमओयू का पार्ट नहीं है, ये इंट्रोडक्शन का पार्ट है। तो जैसे हमने इंट्रोडक्शन में पढ़ा था कि सेल क्योंकि पब्लिक सेक्टर कंपनी है तो उसकी जो गवर्नमेंट के प्रति जो जिम्मेदारियां हैं, जो ऑब्लिगेशंस हैं, वो काफ़ी ज़्यादा होती हैं।
वो ऑब्लिगेशन किसके कारण होती है? पॉलिसीज़ के कारण। तो वो पॉलिसीज़ के बारे में पढ़ेंगे हम यहाँ पर। तो बेसिकली ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। ओके, तो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ क्या किस टाइप की होती हैं? इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़ होती हैं। इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़ को हिंदी में हम बोलते हैं औद्योगिक नीति। इसमें गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि वेयर द इंडस्ट्री शुड ग्रो एंड व्हाट सेक्टर शुड बी प्रमोटेड। ठीक है, मतलब उद्योगों की स्थापना कहाँ करना है, ठीक है, किस फील्ड में विकास करना है, ये सब जो पॉलिसीज़ होती हैं ये सब इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़ में आती हैं। फिर दूसरे टाइप की पॉलिसी होती है फिस्कल पॉलिसी, जिसको राजकोषीय पॉलिसी कहा जाता है। इसमें आता है कि हाउ द गवर्नमेंट मैनेजेज द टैक्सेस एंड स्पेंडिंग। ठीक है, मतलब टैक्सेस से रिलेटेड जो पॉलिसीज़ होती हैं, टैक्स, वो फिस्कल में आता है। फिर आता है पॉलिसी फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, मतलब इसमें आता है रूल्स ऑफ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, सेल को एक्सपोर्ट करना है, इंपोर्ट करना है, ये सब के बीच जो पॉलिसीज़ है वो इसके अंदर आते हैं फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के अंदर। फिर नेक्स्ट पॉलिसी होता है लाइसेंसिंग एंड प्लान टारगेट। लाइसेंसिंग में देखिए कि जब सेल को कुछ नया एक्सपांशन करना होता है, नया प्लांट बिल्ड करना होता है, तो उसको कुछ कुछ सर्टिफिकेट चाहिए होते हैं। किस तो वो सब जो होता है वो सब लाइसेंसिंग पॉलिसी के अंदर आता है। फिर प्लान टारगेट्स में आता है आपको कि लाइक से 5 नेक्स्ट 5 ईयर्स प्लान में क्या प्रोडक्शन होना चाहिए, क्या क्या एक्सपांशन होना चाहिए, ये सब बेसिकली आपके प्लान टारगेट्स पॉलिसीज़ में आते हैं। क्लियर? फिर इन पॉलिसीज़ के साथ साथ ओके, नेक्स्ट पॉइंट है कि ऑल अबाउट लार्जली डिटरमाइन द बिजनेस एनवायरनमेंट ऑफ सेल। उपरोक्त सभी बातें मुख्य रूप से सेल के व्यापारिक वातावरण को निर्धारित करती हैं। ये जो पॉलिसीज़ हैं बेसिकली इन्हीं पॉलिसीज़ के कारण सेल का जो बिजनेस इन्वायरमेंट होता है, कोर बिजनेस इन्वायरमेंट होता है, ये इफ़ेक्ट होता है। तो ये पॉइंट थोड़ा ध्यान रखिए कि इन पॉइंट्स के कारण सेल का बिजनेस इन्वायरमेंट इफ़ेक्ट होता है। यही डिटरमाइन करता है कि सेल का बिजनेस इन्वायरमेंट कैसा होगा, डिपेंडिंग ऑन ऑल दीज पॉलिसीज़। ओके, इन पॉलिसीज़ के साथ साथ कुछ और भी पॉलिसीज़ होती हैं, जैसे कि रिजर्वेशन इन एम्प्लॉयमेंट, जिसके तहत बताया जाता है कि सेल को ST OBC कैंडिडेट्स कितने हायर करने होते हैं, कितना उनको रिजर्वेशन देना पड़ता है, ये सब आता है अपना रिजर्वेशन इन एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी के अंडर। फिर आता है हमारा पॉल्यूशन कंट्रोल पॉलिसी, मतलब जिसके तहत सेल को कुछ रूल्स फॉलो करने होते हैं कि जैसे सेल को फ़िल्टर्स इंस्टॉल करने पड़ते हैं जो कि एमिशंस को रिड्यूस करे, वाटर जो वेस्ट वाटर होता है उसको ट्रीट करे। तो इस टाइप की चीज़ों को फॉलो करना पड़ता है सेल को, जो कि पॉल्यूशन कंट्रोल पॉलिसी के अंदर आता है। फिर आता है हमारा फेरिफेरल डेवलपमेंट। ठीक है, बेसिकली ये होता है कि सेल की जो जहाँ पर प्लांट्स हैं, सेल की जिम्मेदारी होती है कि इसके आसपास का जो क्षेत्र है, प्लांट के आसपास का जो क्षेत्र है उसको भी थोड़ा डेवलप किया करे, मतलब लाइक बिल्डिंग हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, रोड्स। ठीक है, तो ये सब फेरिफेरल डेवलपमेंट क्या आता है, डेवलपमेंट के अंदर आता है, इसको कि अपन CSR पॉलिसीज भी बोलते हैं। ठीक है, तो होपफुली आपको ये स्लाइड क्लियर हुआ हो। चलिए अब सॉरी, इसके MCQ क्वेश्चंस देख लेते हैं। अच्छा, एक पॉइंट और है, अबव पॉलिसीज विल हैव इम्पैक्ट ऑन आवर एक्टिविटीज़ एंड परफॉर्मेंस। ओके, ये तो बेसिकली ये सब पॉलिसीज़ के कारण ही सेल का जो एक्टिविटीज़ और परफॉर्मेंस है वो इफ़ेक्ट करता है, राइट। बस अब नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं जो कि MCQ क्वेश्चंस हैं। मैं अगेन 4 क्वेश्चन दिखाऊंगा, उसके बाद आप वीडियो पॉज करिएगा और ट्राई करिएगा क्वेश्चन सॉल्व करने का। उसके बाद वीडियो अनपॉज करिएगा, मैं आपको आंसर डिस्कस करूँगा। 1 2 3 4। ओके, अब वीडियो पॉज करिए और ट्राई करिए क्वेश्चन बनाने का। होपफुली आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया हो। चलिए आंसर देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 9 था, व्हाट इज़ द आउटकम ऑफ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, MOU। अच्छा, मैंने शायद बताया नहीं था कि MOU का फुल फॉर्म होता है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। तो क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द आउटकम ऑफ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग बिटवीन सेल एंड डिपार्टमेंट ऑफ स्टील। सेल और स्टील विभाग के बीच हुए समझौता ज्ञापन MOU का परिणाम क्या है। तो इसका हमने पढ़ा था कि इसके कारण हमें हायर डिग्री ऑफ फंक्शनल ऑटोनॉमी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है। तो इसका आंसर होना चाहिए C।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इफेक्ट डिड द रिवीजन इन द डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी ऑफ आयरन एंड स्टील हैव ऑन सेल? लौह और इस्पात की वितरण नीति में संशोधन का सेल पर क्या प्रभाव पड़ा है? तो ये भी हमने सेकेंड पॉइंट में पढ़ा था कि इसके कारण हमारी फंक्शनल ऑटोनॉमी और इंक्रीज हुई है और कस्टमर से करीब आए हैं। तो इसका आंसर है सी, इंक्रीज फंक्शनल ऑटोनॉमी एंड क्लोजर कॉन्टैक्ट विद कस्टमर्स। आंसर है सी। ठीक है, क्वेश्चन 11, ओके आंसर आ गया। विच ऑफ द फॉलोइंग विल लार्जली डिटरमाइन द बिजनेस एनवायरनमेंट ऑफ फॉर सेल? सेल के लिए व्यावसायिक माहौल का निम्नलिखित में से क्या मुख्य रूप से निर्धारित करेगा? ओके, हिंदी थोड़ा गलत है शायद। एनीवे, हमने पढ़ा था कि बेसिकली जो बिजनेस पॉलिसीज़ होती हैं वो इफ़ेक्ट करती हैं सेल के बिजनेस एनवायरनमेंट को, राइट? तो इसका आंसर है गवर्नमेंट पॉलिसीज सच एज इंडस्ट्रियल, फिजिकल, फॉरेन ट्रेड, लाइसेंसिंग एंड प्लान टारगेट्स। तो इसका आंसर सी है। क्वेश्चन 12, अपार्ट फ्रॉम कोर बिजनेस पॉलिसीज, ये कोर बिजनेस पॉलिसीज थे, ये चार, इंडस्ट्रियल, फिजिकल, फॉरेन ट्रेड, लाइसेंसिंग, इन चारों पॉलिसीज़ को कोर बिजनेस पॉलिसीज़ कहा जाता है। अपार्ट फ्रॉम द कोर बिजनेस पॉलिसीज, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑल्सो इफेक्ट सेल्स एक्टिविटीज़ एंड परफॉर्मेंस? मुख्य व्यावसायिक नीतियों के अलावा निम्नलिखित में से कौन सी नीति सेल की गतिविधियों और प्रदर्शन को प्रभावित करती हैं? इसका आंसर होना चाहिए ट्रेड यूनियन रिजर्वेशन। हाँ, ओके, रिजर्वेशन इन एम्प्लॉयमेंट, पॉल्यूशन कंट्रोल एंड पेरिफेरल डेवलपमेंट, ये भी हमने पढ़ा था लास्ट स्लाइड में। तो इसका आंसर होना चाहिए बी। ओके, गुड, ठीक है सर। तो ये था हमारा पिछला स्लाइड, मतलब यहाँ पर हमारा इंट्रोडक्शन कंप्लीट होता है। होपफुली मुझसे कुछ ज़्यादा गलतियाँ ना हुई हो, अगर कुछ गलतियाँ हुई हो तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। ओके, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इन एरियाज ऑफ इंटरेक्शन।